नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो अब से करीब 6 महीने पुरानी है। यानी 6 महीने पहले इस सिलसिले की इस कहानी की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। मामला मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर का। अशोकनगर में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था, पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा। पति पत्नी की उम्र यही कोई 25 से 35 साल के बीच की होगी इस टाइम फ्रेम की, और जो बच्चा था उसकी उम्र यही 7-8 साल का। ये अशोकनगर का रहने वाला ये परिवार फरवरी महीने में अचानक अपने घर से गायब हो गया, और ऐसा गायब हुआ कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिला। लड़की के घर वालों के बारे में तो खैर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्हें अपनी बेटी और दामाद के गायब होने के बारे में जानकारी थी या नहीं, लेकिन जो लड़का यानी जो पति है वो जब गायब हुआ और उसकी बीवी जब गायब हुई, बच्चा गायब हुआ, तो उसके घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने इनको ढूंढने की, तलाशने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन न तो उनके बेटे का फ़ोन लग रहा था और न ही उनकी बहू से ही उनकी बात हो पा रही थी। और इस तरह एक एक कर दिन गुजरता गया और घर वाले अपने बेटे की तलाश में काफ़ी परेशान रहे, लेकिन कोई क्लू, कोई हेडवे नहीं मिलने से, कोई सुराग नहीं मिलने से वो भी अपने तौर पर लगातार बेटे बहू को ढूंढ रहे थे। इस बीच ढूंढते ढूंढते और इंतज़ार करते करते तकरीबन 4 महीने गुजर गए। 4 महीने बाद इस मामले में एक ट्विस्ट आया। हुआ ये कि जो पति पत्नी गायब थे, पति का नाम था सौरभ जैन और पत्नी का नाम था ऋचा जैन। तो सौरभ की पत्नी ऋचा जो है, अशोकनगर इलाके में ही एक स्कूल है, सेंट थॉमस स्कूल, वहाँ तकरीबन 4 महीने गुजर जाने के बाद एक रोज़ पहुँची, और पहुँचने के बाद उसने स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात की और मुलाकात करके ये कहा कि उन्हें अपने बच्चे का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि उनका बेटा यहीं पढ़ता था, लेकिन अब कई महीने हो चुके हैं, उन्होंने ये जगह छोड़ दी है, और अनफॉर्चुनेटली उनके पति सौरभ जैन की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो इसीलिए अब वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से जाना चाहती है और बच्चे की पढ़ाई अब वो किसी दूसरे स्कूल में कराएगी। स्कूल वालों ने, अब जाहिर है भाई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आई है, उसने रीज़न बताया है, लेकिन स्कूल वाले तुरंत तो कोई भी चीज़ इंस्टेंट तो मिल नहीं सकता। स्कूल वाले उसे कहते हैं कि ठीक है ऋचा, आप कल आना, कल आपके लिए हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का इंतज़ाम करेंगे। इस बीच होता यह है कि उसी सेंट थॉमस स्कूल में एक ऐसी टीचर थी जो इस जैन परिवार को जानती थी। यानी सौरभ जैन जो गायब हुआ था, उसकी पत्नी ऋचा तो खैर सामने आ गई, स्कूल आई थी, लेकिन उसका पति जो गायब हुआ था सौरभ जैन, उसके घर वालों को ये टीचर जानती थी। इस टीचर को ये पता चला कि सौरभ की पत्नी ऋचा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए स्कूल में अप्रोच कर रही है और ये बता रही है कि सौरभ की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, लेकिन सौरभ के परिवार वाले जो अशोकनगर में ही रहते हैं अलग से, उनको तो ये पता ही नहीं है कि उनके बेटे की मौत भी हो चुकी है और उनकी बहू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ढूंढ रही है अपने बेटे के लिए। ये बात उस टीचर ने जाकर सौरभ जैन के घर वालों को बताई। सौरभ जैन के घर वाले पहले ही काफ़ी परेशान थे। जब उन्होंने टीचर के मुंह से ये बात सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर उनके बेटे की मृत्यु कैसे हो गई, सौरभ जैन की कहाँ एक्सीडेंट में मौत हुई और क्यों उनकी बहू ने उन्हें सौरभ की मौत के बारे में नहीं बताया। ये सारी बातें बहुत अजीब, बहुत रहस्यमयी थी। घर वालों ने यह तय किया कि वो उसी स्कूल में पहुँचेंगे अगले दिन, जब वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए दोबारा स्कूल आएगी। और फिर हुआ वही, ऋचा जैन जो है अगले दिन फिर से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए सेंट थॉमस स्कूल में पहुंची, और जैन परिवार के लोग उसी स्कूल में आए जहां उनका आमना सामना अपनी बहू ऋचा से हो गया। ऋचा से उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या मामला है, तुम लोग यहाँ से गायब हो गए, किसी को कुछ बताया नहीं, और अब तुम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांग रही हो, ये बता रही हो कि सौरभ का एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, तुमने कभी हमें नहीं बताया, ऐसी क्या बात है। अब जब घर वालों ने ये तमाम सवाल ऋचा से पूछे तो ऋचा जो है वो हक्की बक्की रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सौरभ के घर वालों को क्या जवाब दे।
अब आप समझ सकते हैं ये मामला अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है, क्योंकि जो बहू या जो बीवी अपने पति के मौत की बात अपने ससुराल वालों से लगातार छुपा रही है, 4 महीने से जो गायब है, अगर ससुराल वालों का अचानक उससे आमना सामना हो जाए तो ऑब्वियसली वो इंस्टेंट आंसर के साथ तो तैयार नहीं रह सकती। तो वो जो है बगले झांकने लगी और कोई पुख्ता जवाब सौरभ के घर वालों को नहीं दे पाई। हालांकि उसने वही रटी रटाई बात जो है सौरभ के घर वालों को बता दी। जब उससे काफ़ी सवाल पूछा गया तो बता दी कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसने अपने तौर पर ही अपने पति का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। इससे ज़्यादा ऋचा ने कोई और बात नहीं कही और आनंद फानंद में उसी सेंट थॉमस स्कूल से वो निकल गई। घर वालों को पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सौरभ की मौत के पीछे कोई रहस्य ज़रूर है जो उसकी बीवी ऋचा उनसे छुपाने की कोशिश कर रही है। अब घर वाले जो है सीधे अशोकनगर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पहुंचे, एसपी के पास, और उन्होंने जाकर ये फरियाद की, ये बताया कि उन्हें अपनी बहू पर शक है कि उनकी बहू ने उनके बेटे को या तो गायब कर दिया है या फिर उसकी हत्या कर दी है, और इस क्राइम में उनकी बहू के साथ कोई और भी मिला हुआ है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और उन्हें उनके बेटे का सच पता चलना चाहिए। घर वालों ने, जैन परिवार ने जब इसके सिलसिले में पुलिस को कंप्लेंट दी तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, और जब जांच शुरू की तो पुलिस को यह पता चला कि ऋचा इन दिनों दीपेश नाम के एक लड़के के साथ रहती है। पुलिस ने जब और जानकारी जुटाई तो पुलिस को यह भी पता चला कि दीपेश नाम का वो लड़का बेसिकली ऋचा का बॉयफ्रेंड है, और ऋचा ने पूरे ज़माने में सबके नज़रों में दीपेश को अपना मुंह बोला भाई बना रखा है। यानी वो जिस लड़के को भाई कहती थी वही उसका बॉयफ्रेंड था और उसी के साथ वो रहती थी, लेकिन उसका पति जो है अब लोगों को नज़र नहीं आता, वो दिखता नहीं है। पुलिस ने जब अपने तौर पर ये सारी जानकारी जुटाई, पुलिस को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने फिर ऋचा को और दीपेश नाम के उस लड़के को ढूंढना शुरू किया, और मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से टाउनशिप गंज बसौदा में उन्होंने इन दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया, इन दोनों को पकड़ लिया। दीपेश और ऋचा से अब पूछताछ करनी थी। पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ की शुरुआत की। पुलिस ने सबसे पहले ऋचा से ही पूछा कि भाई तुम्हारे पति कहाँ हैं, और तुमने स्कूल में बताया कि एक्सीडेंट में मौत हुई है। अपने ससुराल वालों को वक्त पर तुमने जानकारी नहीं दी, हालांकि बाद में उनको भी तुमने एक्सीडेंट बताया। तो कैसे मौत हुई, कहाँ मौत हुई, बताओ। तो जब पुलिस ने उनको पकड़ा और ख़ासकर ऋचा से जब पूछताछ हुई तो ऋचा ने एक्सीडेंट में ही डेथ हो जाने की बात कबूल की और कहा कि उसके पति की मौत एक्सीडेंट में ही हुई है और उसने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन इस बीच पुलिस ने जब दीपेश से अलग से पूछताछ की तो एक और नई कहानी सामने आई। दीपेश ने यह कहा कि हाँ, सौरभ जैन की मौत तो हो चुकी है, ऋचा के पति की मौत तो हो चुकी है, लेकिन वो मौत एक्सीडेंट में नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब ये अपने आप में एक अजीब बात थी। दो लोग जो शक के घेरे में थे उनमें एक आदमी इस मौत को एक्सीडेंट बता रहा था और दूसरा इस मौत को हार्ट अटैक बता रहा था। लेकिन इतना कंफर्म था, दोनों ये बात कंफर्म कर रहे थे कि सौरभ जैन अब इस दुनिया में नहीं है, यानी उसकी मौत हो चुकी है। मामला सच पूछिए तो हर गुजरते दिन के साथ लगातार उलझता जा रहा था। पुलिस जितनी पूछताछ कर रही थी वो मामला उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। फाइनली पुलिस ने जब इन दोनों के साथ सख्ती की तो इन्होंने ये कबूल कर लिया कि न तो सौरभ जैन की मौत एक्सीडेंट से हुई है और न ही सौरभ जैन की मौत हार्ट फेल होने की वजह से हुई है, बल्कि उन दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है और हत्या किया है बालाजी धाम कॉलोनी के एक मकान में। अब पुलिस बालाजी धाम कॉलोनी के मकान में पहुंची और पुलिस ने वहां तलाशी लेने की शुरुआत की। वाकई उस मकान में पुलिस को कुछ खून के छींटे मिले और इस बात के कुछ सुराग या सबूत मिले कि हाँ, उस मकान में हत्या हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हत्या वहां हुई है तो फिर लाश कहाँ गई? अब ऋचा से और जो उसका पार्टनर है दीपेश, उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लाश के टुकड़े टुकड़े उसी मकान में किए थे और टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को उसी मकान के छत पर जला दिया था। पुलिस ने अब मकान के छत की तलाशी ली, ढूंढा, लेकिन वहाँ छत पर जो है कोई लाश जलाए जाने के कोई प्रमाण या कोई सबूत नहीं मिले। बेशक घटनाक्रम तकरीबन 3 से 4 महीना पुराना था, लेकिन पुलिस जब छानबीन कर रही थी तो कोई तो ऐसा सुराग, कोई तो ऐसी बात समझ में आती जिससे पूरी की पूरी लाश जो है वो जलाकर छत के ऊपर जलाकर टुकड़ों में राख कर देने की बात पता चलती। तो पुलिस ने जब तमाम कोशिशें कर ली
और इसमें पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। तो फिर पुलिस ने तय किया कि अब वो इन दोनों से और सख्ती से पूछताछ करेगी, क्योंकि अब तक शराफत से जो पूछताछ हो रही है उससे ये सच नहीं बता रहे हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ करने ही वाली थी। इस बीच पुलिस को वो मासूम भी मिला जो रिचा और सौरभ का बेटा था, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया है। पुलिस ने अब उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो उस बच्चे ने पुलिस को ये बताया कि मुझे मेरी माँ और मेरे मामा दीपेश मामा ने ये बताया कि मेरे पापा का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बच्चे ने भी यही कहानी बताई। हालांकि ये कहानी झूठी थी, ये बात तो अब साफ हो चुकी थी। कहने का मतलब ये कि बच्चे को भी उसके पिता की मौत के बारे में रिचा और दीपेश ने पूरी बात सही सही नहीं बताई थी। अब पुलिस ने जब इन दोनों से और सख्ती से पूछताछ की तो ये दोनों आखिरकार पुलिस के सवालों के सामने टूट गए। इन्होंने घुटने टेक दिए और इन्होंने मान लिया कि उन्होंने सौरभ की हत्या तो की ही है, और हत्या न्यू अशोकनगर में नहीं बल्कि वो किया है अशोकनगर से थोड़ी दूर शमशाबाद इलाके में। तारीख बताई 23 फरवरी। 23 फरवरी को उन्होंने सौरभ जैन की हत्या की थी। असल में ये जो दीपेश और रिचा है, ये लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। 9 साल पुरानी अपनी शादी थी रिचा और सौरभ की, लेकिन 9 साल पुरानी शादी में दीपेश की एंट्री ने जो है वो ऐसा दरार डाला कि रिचा अपने पति को छोड़कर दीपेश के साथ रहने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद उसका मन नहीं भरा, क्योंकि उसका पति उसको अप्रोच भी करता था, लोग भी पूछते थे, उनके साथ उनका बच्चा भी था। बहुत सारे ऐसे मसले थे जो पूरी तरह से सेटल्ड नहीं थे। तो रिचा और दीपेश को ये लगता था कि अगर वो सौरभ को रास्ते से हटा दें, उसकी हत्या कर दे, तो फिर वो प्रॉपरली शादी करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और इसी प्लानिंग के तहत रिचा ने दीपेश के साथ मिलकर सौरभ की हत्या करने की तैयारी की। इत्तेफाक से 23 फरवरी को सौरभ को चोट लग गई, उसके हाथ में कोई जख्म हो गया, और उस चोट का इलाज कराने के बहाने दीपेश और रिचा उसे एक गाड़ी उन्होंने किराए पर ली और अशोकनगर से निकल गए किसी दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जहां पर उन्होंने ये बहाना दिया कि हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाएंगे। इस तरह अशोकनगर से निकलकर वो शमशाबाद की तरफ गए, और शमशाबाद के पास एक गांव है जिस गांव का नाम है कोलुआ। तो उस कोलुआ गांव के पास एक सुनसान जगह पर ले जाकर वो तीनों गाड़ी से उतर गए, और जो किराए की गाड़ी थी उसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब हमें यहाँ कुछ काम है, नेक्स्ट कार या नेक्स्ट गाड़ी हम यहाँ से दूसरी गाड़ी किराए पर ले लेंगे। फिर जैसे ही वो रेंटेड कार वहाँ से चली गई, उसके बाद पत्नी और प्रेमी ने मिलकर सौरभ पर हमला कर दिया। पहले तो बुरी तरह से पीट पीट कर रॉड से और दूसरी भारी चीज़ों से उन्होंने सौरभ की जान ले ली, और जब पूरी तरह से वो कंफर्म होना चाहते थे कि सौरभ की मौत हो गई है या हो जाए, इसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने भारी पत्थर से उसका चेहरा भी कुचल दिया। ये कहानी उन लोगों ने पुलिस की पूछताछ में कबूली। पुलिस ऑलरेडी सौरभ की लाश की तलाश में थी। पुलिस जानना चाहती थी कि कत्ल तो चलिए इन्होंने किया है, लेकिन लाश कहाँ है। इस बीच पुलिस ने शमशाबाद पुलिस से कांटेक्ट किया, अशोकनगर की पुलिस ने, और शमशाबाद पुलिस ने बताया कि हाँ 23 फरवरी को उन्हें एक नौजवान की लाश मिली थी जिसका सिर कुचला हुआ था। उसकी तस्वीरें पुलिस के पास मौजूद थी। ये जो प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी है ये लगातार झूठ बोल रहे थे, तो इसीलिए अशोकनगर की पुलिस ने वो तस्वीरें रिट्रीव की शमशाबाद पुलिस से और उसे सौरभ के घर वालों को दिखाया। उसके कपड़ों से और उसके डील डॉल से घर वालों ने ये पहचान लिया कि हाँ ये लाश उन्हीं के बेटे सौरभ की है। इस तरह से कत्ल के एक भयानक मामले का खुलासा हुआ। जब इनसे पूछताछ की गई कि तुम लोगों ने हत्या की, हत्या करने के बाद इतने दिन तक तुम लोग कहाँ रहे और क्या करते रहे, तो इन्होंने जो कहानी सुनाई वो अपने आप में एक और अजीब कहानी है। पाप तो इन्होंने किया ही था, लेकिन शायद इनको लगा कि पाप करने के बाद अगर वो अलग अलग तीर्थ स्थलों का दौरा करेंगे तो शायद ये पाप उनका कट जाएगा। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश और आसपास के जितने प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उन सारे तीर्थ स्थलों का दौरा किया। अयोध्या धाम भी गए, उत्तर प्रदेश में उज्जैन गए, बहुत सारी जगहों पर गए, पूजा पाठ करते रहे, और फिर ये नए सिरे से अपना घर बसाने की तैयारी कर रहे थे। गंज बसौदा में ही इनको सेटल्ड होना था, लेकिन बच्चे का जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो लेने के लिए जैसे ही रिचा आई, उसके पति की मौत का राज खुल गया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक बेवफा बीवी ने
अपने अरमानों की खातिर अपने बेगुनाह पति का कत्ल करवा दिया और अपने छोटे से बच्चे के सिर से उसके पिता का साया भी छीन लिया। और इसमें भूमिका निभाई उस बेवफा बीवी के उस आशिक ने जिसका कोई दीन ईमान नहीं था, जो दुनिया की नज़रों में तो उस लड़की का मुंह बोला भाई था, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। और इसे प्रेम का नाम देना भी शायद गलत होगा, और जो भी आप कहें इस रिलेशनशिप को जो भी आप नाम देना चाहें, तो ये थी पूरी कहानी। और कत्ल की इस कहानी का खुलासा सिर्फ एक कोइंसिडेंस से हुआ, और वो कोइंसिडेंस ये था कि बच्चे का टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो लड़की लेना चाहती थी, वो महिला लेना चाहती थी, और उसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ने इस कत्ल का राज खुलवा दिया। तो आज की कहानी यहीं तक। जो कहानी हमने आपको कल सुनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि केरल के एक रेडियो जॉकी के कत्ल की मिस्ट्री क्या है, कैसे उसकी हत्या हुई और कैसे उस केरल में हुई हत्या का दोहा कतर से कनेक्शन निकला। तो अगर आपको कहानी जानना या सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ क्राइम तक के वेबसाइट पर जाकर, माफ़ कीजिएगा, क्राइम तक के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगा। शंकरलाल बिश्नोई जी ने अपनी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन वो कहानी नहीं सुनते हैं उनको दिन अधूरा सा लगता है। महताब अली जी ने भी अपना कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। उमेश भुइयाँ जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मामोनी बोरगोहाई, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। अमित कुलश्रेष्ठ जी का कमेंट है, और इन्होंने उस शायरी का जिक्र किया है जिसे मैं कल बोलना चाह रहा था लेकिन मैं शायद बोल नहीं पाया। इन्होंने वो पंक्तियाँ लिखी हैं कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। ये जो पंक्तियाँ हैं ये राहत इंदौरी साहब की बताई है उन्होंने, अमित कुलश्रेष्ठ जी ने, और ये पंक्तियाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। और मैंने ये पंक्ति इसलिए आप लोगों के नज़र मैं करना चाहता था क्योंकि मैंने पिछले दिनों जो है एक आध दिन की छुट्टी ली थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतने लोगों ने मेरा हाल चाल पूछा कि उसे लेकर मैं थोड़ा जज्बाती हो चुका था। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू अगेन। मोहम्मद अफजल हुसैन साहब का कमेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेतु रमानील एनीवे अब्दुल, इन्होंने जो है कत्ल के उस मामले में जो कातिल है उसके दर्द की बात कही है। तो खैर हर आदमी का अपना नज़रिया है। रूपा चट्टोपाध्याय जी ने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका, और इन्होंने कहा है कि मेरी वापसी से वो बहुत खुश हैं। प्रदीप भाम्बू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। वायरल वर्ल्ड, रवि कुमार, होमी राय, निशात परवीन, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, प्रखर कुमार भट्ट, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि वो हमारी कहानी का इंतज़ार करते हैं। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं। रोहित कुमार जी हैं। अजय सोलंकी ने जय श्री राम का उद्घोष किया है। स्प्रिया रॉय, इन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि वो उनकी माँ जो है वो रेगुलर मेरा शो देखते हैं, और उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी लिखे हैं, थैंक यू वेरी मच। उमा शर्मा जी, मेरी बहन बेंगलुरु से, इन्होंने भी कमेंट किया है और कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। अबू जहीन जी का कमेंट है। प्रदीप भाई, जय श्री राम सर, हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है, ये इन्होंने कहा है प्रदीप भाई जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदारुल बापू जी ने भी जय श्री राम का उद्घोष किया है, बहुत स्वागत आपका दीदारुल जी, बहुत धन्यवाद। और बेस्ट ऑफ लक भाई, एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, रेगुलर हमारे लिसनर हैं। अनिल पधिहार और प्रवीण कुमार, इसके अलावा GN योदू, ये भी कमेंट करते हैं, और वहाँ से हैं मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ से कमेंट करती हैं। बहुत स्वागत आपका सारे लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, ये सिलसिला प्लीज़ बनाए रखिएगा। मैं अगले वीडियोज़ में बाकी लोगों के नाम और कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।